धन्यवाद बच्चों, मैं संतोष सम्राट सम्राट साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए एक एक वीडियो लेकर आया करूंगा, क्योंकि अभी वर्तमान में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो ग्रुप डी में साइंस से संबंधित बायोलॉजी, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए हम सोचे कि बच्चों के लिए कि बायोलॉजी से संबंधित कुछ अच्छे टॉपिक जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बने, इसको देखते हुए मैंने रक्त एक टॉपिक उठा करके लाया है बायोलॉजी से संबंधित। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल ही जाया करते हैं, रेलवे में भी मिलते हैं, एसएससी, बैंक या अन्य जो भी प्रतियोगिता के एग्जाम होते हैं, वो हर एक प्रतियोगी एग्जाम में आपको बायोलॉजी से खास करके रक्त से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक एक लाइन को बारीकी से आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो आइए हम बात करते हैं आज ब्लड के बारे में। तो ब्लड, जिसको हम लोग रक्त या रुधिर के नाम से जानते हैं, तो ब्लड को हम लोग रक्त या रुधिर कहते हैं। देहाती भाषा में हम इसे खून भी कहते हैं, क्योंकि रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में तरल संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है। तरल संयोजी ऊतक कहने का मतलब संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तो संयोजी ऊतक का काम है कि यह शरीर में संयोजन करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है एक अंग को दूसरे अंगों से। तो तरल रूप में यह पाया जाता है, यानी द्रव के रूप में यह पाया जाता है, इसलिए उसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और यह अपने प्रवाह के दौरान एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यानी जब यह प्रवाहित होता है शरीर में, तो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है। तो रक्त जो है वह फेफड़ा से, जब रक्त शुद्ध रक्त यानी कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय में आता है, तो हृदय जब का पंप होता है तो यह पूरे महाधमनी या रक्त केशिकाओं के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। फिर वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या अशुद्ध रक्त जिसको हम कहते हैं, वो फिर महाशिरा या शिरा या रक्त केशिका के द्वारा फिर जो है वह हृदय में पहुंचता है और हृदय से जो है फुफ्फुस धमनी के द्वारा वह जो है फेफड़ा में चला जाता है। तो इस तरह से ब्लड का जो है परिसंचलन होता है, सर्कुलेशन होता है। तो आइए बात करते हैं रक्त। तो रक्त जो होता है, इसका अध्ययन बायोलॉजी की जिस शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा यानी बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी रक्त विज्ञान। इसे हम लोग हिंदी में रक्त विज्ञान या रुधिर विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो रक्त का अध्ययन बायोलॉजी की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग रक्त विज्ञान या हेमेटोलॉजी करते हैं। फिर है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तुरंत हम बात किया आपसे, यह तरल संयोजी ऊतक है जो अपने प्रवाह के दौरान शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है, इसलिए रक्त को हम लोग तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। यह फिक्स वैल्यू है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपको कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और यह रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी कि जो 7 होता है वह उदासीन प्रकृति का होता है, 7 से कम होता है अम्लीय प्रकृति का विलयन होता है, और 7 से जो अधिक होता है वह क्षारीय प्रकृति का विलयन होता है। तो कहने का मतलब जब पीएच मान 7.4 है, यानी कहने का मतलब यह हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि 7.4 तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए रक्त जो होता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि रक्त जो है किस प्रकृति का होता है, तो यह हल्का क्षारीय प्रकृति का। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, तो यह 7 से ज्यादा है, इसलिए कह सकते हैं कि यह हल्का क्षारीय होता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो ब्लड की प्रकृति यानी रक्त की प्रकृति जो होता है वह हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि ये जिसका पीएच मान 7 से कम है वह अम्लीय प्रकृति का, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है वह क्षारीय प्रकृति का, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन प्रकृति का। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है 7 से, इसलिए कह सकते हैं कि यह जो है हल्का क्षारीय होता है। अब आइए बात करते हैं रक्त बनने की प्रक्रिया। रक्त का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे हम लोग हीमोपोएसिस कहते हैं। हीमोपोएसिस। तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया को, हीमो का अर्थ हो गया
ब्लड अपोआसिस का अर्थ होता है निर्माण करना, यानी रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग हीमोपोआसिस कहते हैं। और रक्त का निर्माण जो है या बोन मैरो अस्थि मज्जा, खास करके जो व्यक्स मनुष्य की बात करते हैं, जवान मनुष्य में, तो इसमें जो रक्त का निर्माण यह अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। जबकि अगर हम नवजात शिशु की बात करते हैं तो नवजात शिशु में रक्त का निर्माण लीवर में भी हो सकता है, स्प्लीन में होता है। और कहने का मतलब स्प्लीन यह रक्त के निर्माण करता है, स्प्लीन में ब्लड जो है उसमें स्टोर भी होता है, इसलिए प्राकृतिक ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और उसको आरबीसी का कबरग्राह भी कहा जाता है स्प्लीन को। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है व्यक्स मनुष्य में, जबकि नवजात शिशु में रक्त का निर्माण जो है लीवर या स्प्लीन में होता है। अब आइए, स्प्लीन को हम लोग प्राकृतिक ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्प्लीन में ब्लड स्टोरेज होता है, इसलिए इसको प्राकृतिक ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी की मृत्यु भी स्प्लीन में होता है। व्यक्स मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक व्यक्स मनुष्य की बात करते हैं, उसमें लगभग 5 से लेकर के 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। थोड़ा महिलाओं में कम होता है, महिलाओं में लगभग जो है 4 से 4 लीटर ब्लड पाया जाता है, थोड़ा सा कम होता है महिलाओं में। लेकिन जो पुरुष है उसमें महिलाओं की तुलना में जो है ब्लड जो है ज्यादा होता है। तो मनुष्य में खास करके व्यक्स मनुष्य में अगर बात करते हैं और पुरुष की बात करते हैं, उसमें एवरेज जो है औसत ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं में थोड़ा सा इससे जो है कम होता है। अब आइए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त में एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जो आयरन युक्त वर्णक है, इसलिए इसका रंग जो है लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, पोरफायरिन प्रोटीन इसको कहा जाता है, जिसमें हीम यानी कि आयरन जो है Fe++ के रूप में रहता है, यानी फेरस आयन के रूप में पाया जाता है। और यह हीमोग्लोबिन इसमें लोहा आयरन की उपस्थिति है, इसी कारण ब्लड का रंग लाल होता है। और ब्लड पर जो है आयरन की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन जो होता है वह धनायन प्रकृति का होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वह आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी में पाया जाता है, क्योंकि आरबीसी हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण ही इसका रंग जो है लाल होता है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम से जानते हैं हम लोग आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाएं। तो रक्त का परिसंचरण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रक्त जो है रक्त परिसंचरण का एक भाग है। तो रक्त जो है क्या है? तो रक्त परिसंचरण का एक भाग है, क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत ब्लड भी आ जाता है, रक्त भी आ जाता है, हृदय आता है और ब्लड वेसल्स आता है, यानी रक्त वाहिनियां। तो रक्त आ गया, हृदय आ गया, रक्त वाहिनी, ये तीनों मिलकर के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। इसलिए कह सकते हैं कि रक्त जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग। अब जो है कुछ ये सब बेसिक पॉइंट आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी याद कर सकते हैं, कॉपी पर नोट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। खास करके अभी आपको नजदीक में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो पार्ट ऑफ ब्लड रक्त का भाग। तो रक्त में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। रक्त में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं 2 भाग है, ब्लड में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वह जलीय भाग, तो पानी में यानी पानी जो है पानी वाला जो भाग होता है, कहने का मतलब जो ब्लड में जो पानी वाला भाग है या जलीय भाग है उसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और लगभग ब्लड में 55 से लेकर के 60%, एनसीईआरटी में आपको 55% देगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं, पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन की ब्लड में कितना % प्लाज्मा की मात्रा है। तो एनसीईआरटी कहता है लगभग 55% प्लाज्मा जो है ब्लड में पाया जाता है। तो 55 से 60% आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार वहां लिख सकते हैं। और रक्त कणिकाएं, तो यह ठोस भाग है। तो रक्त में उपस्थित जो सॉलिड पार्ट है, जो ठोस भाग है, उसे हम लोग रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं। लगभग 40 से 45% जो है रक्त कणिकाएं ब्लड में पाई जाती है। आपको किताब में एनसीईआरटी किताब में 45% भी लिखता है कि 45% जो है वह रक्त कणिकाएं की मात्रा है।
तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट हो गया। तो रक्त में याद रखना है 2 पार्ट होता है, प्लाज्मा जो जलीय भाग है और रक्त कणिकाएं जिसको हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ब्लड कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है ध्यान देना है यहाँ पर कि रक्त कणिकाएं, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट। तो आइए बात करते हैं। तो रक्त में 2 भाग, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो जलीय भाग है यह लगभग 55% भाग में पाया जाता है और रक्त कणिकाएं ठोस भाग है, लगभग जो है 45% भाग में पाया जाता है। तो 45% रक्त जो है कणिकाएं की मात्रा है। और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहा जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट यानी इसको रक्त पट्टिकाणु हिंदी में बोलते हैं, या बिंबाणु भी इसको कहा जाता है, बिंबाणु। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये हो गया रक्त कणिकाएं का पार्ट। और जलीय भाग यानी प्लाज्मा जिसमें 90% जल की मात्रा है। पूछेगा आपसे कि प्लाज्मा में कितना % जल होता है, तो 90% जल पाया जाता है और इसमें 7 से 8% प्रोटीन की मात्रा है। तो प्लाज्मा में 90% जल और 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं और शेष जो बच गया उसमें अन्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। तो प्लाज्मा में जो 7 से 8% प्रोटीन है, उस प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन, इसमें आपको प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन यानी एल्बुमिन प्रोटीन यानी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका अलग अलग कार्य है। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा 55% भाग में पाए जाते हैं ब्लड के और 90% इसमें जल होता है, 7 से 8% प्रोटीन है। और यह प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजेन जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, इसमें कुछ प्रोटीन हो गया जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, यह भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसमें आ गया हिपेरिन। तो ये सभी प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये आपको कुछ बेसिक आपको याद रखना है। और ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 प्रकार के हो गया। आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। तीसरा हो गया प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट या हिंदी में इसको रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु कहते हैं। अब अगले क्लास में आपको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में विशेष जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।